तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। हाय, दिस इज मोहित। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन शॉट के अंदर आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज की वीडियो में बेसिकली हमने कवर करे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ ही साथ हमने डिस्कस करी है सारी शॉर्ट ट्रिक्स जिनके थ्रू आप बड़े बड़े क्वेश्चन को इजी वे में याद कर सकते हो। और वीडियो में एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इजी वे में होने वाली है, मतलब वीडियो में आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो, जो भी मैंने वीडियो में बताया है, आप अपने पेपर में 100% पास हो। आपको आपके पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज की वीडियो बेसिकली बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ज़रूर जुड़े रहिए। स्टूडेंट्स को मेनली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं जो कि हमारी वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले देखते हैं, इनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले वाली रात को देखते हैं, इनकी कैटेगरी थोड़ी सी कम होती है। सबसे लास्ट कैटेगरी में आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग होते हैं, जो कि हमारी वीडियो को पेपर से 10-15 मिनट पहले देखते हैं या फिर रास्ते में जा रहे हुए देख रहे होते हैं और बोलते हैं यार अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, हम तो जल्दी से वीडियो को कवर कर लेंगे, वो भी 2x में। तो आप इन तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आउटलाइन इट्स मेन फंक्शन। तो आपको बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे कहते हैं और उसके फंक्शन के बारे में भी बताना है आपको। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें अच्छे से मैनेज करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थिंक ऑफ इट एज द डिपार्टमेंट दैट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉय। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि हर एक चीज़ की जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड होती है उसकी अच्छे से टेक केयर करता है, मतलब देखभाल करता है। ठीक है, फ्रॉम व्हेन दे ज्वाइन अंटिल दे लीव, मतलब एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है ना, जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और उसके लीव करने तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉय की हेल्प करता है टू मेक श्योर दे आर हैप्पी, ताकि जो हमारे एम्प्लॉय है वो हैप्पी रह सके, प्रोडक्टिव रह सके। ठीक है, हेल्प द कंपनी अचीव इट्स गोल। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओवरऑल हमारी कंपनी की हेल्प करता है ताकि जो हमारी कंपनी है वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, चलिए इसके फंक्शन को। सबसे पहला पॉइंट है हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट, फाइंडिंग, अट्रैक्टिंग एंड सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब ओपनिंग। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉय को हायर और रिक्रूटमेंट का भी काम करता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना और हायरिंग का भी काम करता है। नए लोगों को फाइंड करता है जॉब के लिए, नए लोगों को अट्रैक्ट करता है जॉब के लिए। ठीक है, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। ठीक है, ताकि वो राइट पीपल को चूज़ कर सके कंपनी के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है हमारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, कैसे? हेल्पिंग एम्प्लॉय लर्न न्यू स्किल एंड ग्रो इन देयर करियर। एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है नई स्किल्स को सीखने में। ठीक है, ताकि वो अपने करियर को ग्रो कर सके। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कंपनसेशन और बेनिफिट से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज करता है एम्प्लॉय की। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मैनेजिंग सैलरी, सैलरी को मैनेज करता है, वेजेस को मैनेज करता है, बोनस को मैनेज करता है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस को मैनेज करता है, या फिर अदर तरह के जितने भी हमारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेज करता है। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इवेल्युएटिंग हाउ वेल एम्प्लॉय आर डूइंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी एक तरीके से मैनेज करता है। कैसे? वो पता लगाता है कि जो हमारे एम्प्लॉय है
वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ठीक है। और फिर उन्हें फीडबैक भी प्रोवाइड करता है कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें अपने लिए इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय को अपने अंदर क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। फिफ्थ हमारा पॉइंट है एम्प्लॉय रिलेशन, बिल्डिंग अ पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कंपनी के अंदर इंश्योर करता है कि एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट बन सके, ठीक है। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी विवाद होते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपनी के अंदर, उन्हें मैनेज करता है। एंश्योरिंग गुड कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, वो एंश्योर करता है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन रहे एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच, ठीक है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है कॉम्प्लियंस, मेक श्योर द कंपनी फॉलो ऑल लेबर लॉज एंड रेगुलेशन, और ये भी इंश्योर करता है कि जो हमारी कंपनी है ना वो सारे लेबर लॉ, मतलब वो सारे लॉ जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड है उसे प्रॉपरली फॉलो कर रही है, ठीक है। सेवन्थ हमारा पॉइंट है हेल्थ एंड सेफ्टी, इंश्योरिंग अ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस फॉर ऑल एम्प्लॉय, और ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें एक हेल्दी वर्किंग प्लेस मिले, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले जिसके अंदर वो अपने जो काम है उसे अच्छी तरीके से कर पाए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है टू बी अ सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल वन मस्ट हैव एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ हेड एंड हार्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट। तो इन्होंने बोला है कि एक हमें प्रोफेशनल एचआर बनने के लिए हमारे पास एक्सीलेंट क्वालिटीज़ होने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो सिंपल सी बात है यार, एक प्रोफेशनल किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल बनने के लिए हमें क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे हेड की, ठीक है, या फिर हर्ट की। तो आपको इस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हुए बताना है, अपना आंसर देना है बेसिकली, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। टू बी अ सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल, मतलब हमें एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल बनने के लिए यू नीड बोथ स्मार्ट, मतलब हेड का मतलब स्मार्ट, आपको स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। और हर्ट का मतलब एम्पैथी, ठीक है, मतलब दूसरों के लिए एक काइंड की भावना, एक तरीके से दयालु होना चाहिए आपको, ठीक है। हेड मीन्स हैविंग द नॉलेज ऑफ एचआर पॉलिसीज, हेड का मतलब बेसिकली क्या है कि आपको एचआर पॉलिसीज़ की ना अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जितने भी सारे कानून हैं, ठीक है, उनकी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एज वेल एज एनालिटिक स्किल टू मेक गुड डिसीजन, और आपके पास सारी स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले सको, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हर्ट मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल, हर्ट का मतलब एक तरीके से क्या है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल होनी चाहिए, मतलब लोगों को मैनेज करने की एक अच्छी स्किल होनी चाहिए। बीइंग अ गुड लिसनर, आपको एक अच्छा लिसनर जैसे, ठीक है, ये भी हमारी एक स्किल होगी। शोइंग एम्पैथी, दूसरों के प्रति एक तरीके से दया का भाव रखना, ठीक है। एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, लोगों के बीच जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के अंदर उनके बीच एक विश्वास की भावना को जगाना। यू नीड टू केयर अबाउट द एम्प्लॉयज़ एंड अंडरस्टैंड देयर नीड, हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, हमें जो एम्प्लॉय है हमारे उनकी जो नीड्स है उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कंबाइनिंग बोथ अलाउज एचआर टू बी अ स्ट्रेटेजिक एंड कंपैसिनेट, तो ये जो हमारी दोनों स्किल है, पहली कौन सी थी, हेड, और दूसरा है हर्ट, ये दोनों मिलके एक हमारा एक्सीलेंट एचआर प्रोफेशनल बनाती है, ठीक है। तो अगर किसी भी एचआर के पास ये जो स्किल है वो होंगी तो वो अच्छे से कंपनी को होल्ड कर पाएगा, ठीक है, एक अच्छे से लीड कर पाएगा, एक पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट बना पाएगा, ठीक है, और कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर पाएगा, मतलब कंपनी की ओवरऑल हमारी ग्रोथ होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है एम्प्लॉय रिटेंशन, ठीक है। तो आपको बताना है कि एम्प्लॉय रिटेंशन किसे कहते हैं। एम्प्लॉय रिटेंशन इज सिंपली कीपिंग योर गुड एम्प्लॉय फ्रॉम लिविंग, मतलब आपको ना एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं ताकि जो हमारा एम्प्लॉय है वो कंपनी को लीव करके ना जाए। इट इज़ अबाउट मेकिंग दैम हैप्पी इनफ टू स्टे विद योर कंपनी, मतलब उन्हें हैप्पी रखना है, उन्हें खुश रखना है ताकि वो आपकी कंपनी के साथ बेसिकली जुड़े रहें, ठीक है। तो इसे कहते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन। आगे देख लेते हैं, आगे लिखा हुआ है
HRIS, ठीक है, आपको बताना है HRIS किसे कहते हैं। तो HRIS का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। Human Resource Information System is a software that help company manage all their employee related information and HR task in one place। तो जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली हमारी कंपनी की हेल्प करता है मैनेज करने में एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को। जितने भी सारे हमारे एम्प्लॉय हैं उनसे जितने भी सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसे मैनेज करने में हेल्प करता है कंपनी की। एंड HR टास्क इन वन प्लेस, बेसिकली इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे HR के टास्क होते हैं उन्हें एक प्लेस पे इकट्ठा करके रखता है, और जितने भी सारी हमारी एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना, उन्हें भी एक जगह पर इकट्ठा करके रखता है। कौन? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आउटलाइन द स्टेप इन्वॉल्व इन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। तो आपको बेसिकली बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं और कौन कौन से स्टेप है बेसिकली जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज लाइक मैनेजिंग अ रोड मैप फॉर अ कंपनी पीपल। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसका मतलब बेसिकली क्या है कि एक रोड मैप, मतलब एक तरीके से प्लान बनाना कंपनी के लोगों के लिए, ठीक है। इट एंश्योर द बिजनेस हैज़ राइट नंबर ऑफ पीपल विद राइट स्किल एट राइट टाइम। ये एंश्योर करता है कि एक बिजनेस के पास जितने उन्हें लोगों की ज़रूरत है, राइट नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, अच्छी स्किल के साथ, मतलब जिन स्किल की ज़रूरत है सही स्किल होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। एट राइट टाइम मतलब एक सही समय में, मतलब एक सही समय में सही लोग सही स्किल के साथ होने चाहिए कंपनी के अंदर, ये वो एंश्योर करता है, ठीक है। टू अचीव इट्स गोल, ताकि जो हमारी कंपनी है वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। इट प्रिवेंट हैविंग टू मैनी और टू फ्यू एम्प्लॉय एंड हेल्प ब्रिज स्किल गैप्स। तो ये एक तरीके से जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो इंश्योर करता है और प्रिवेंट करता है कि कंपनी के अंदर ना तो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एम्प्लॉय हो ना ज़्यादा कम अमाउंट में एम्प्लॉय हो, जितने भी एम्प्लॉय हो वो अच्छी स्किल, ठीक है, और अच्छी चीज़ों के साथ रहे, ठीक है। चलिए इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है लुक एट व्हाट यू हैव, ठीक है। अंडरस्टैंड योर करंट एम्प्लॉय, हाउ मैनी देयर आर, देयर स्किल, व्हाट दे आर गुड एट एंड वेयर दे वर्क। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो हमारे करंट एम्प्लॉय को देखता है, ठीक है, और ये बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें मैनेज करता है, जैसे कि कितने हमारे एम्प्लॉय हैं, कौन कौन सी उनके पास स्किल है, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड है या फिर हमें उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जो प्लानिंग है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है। दूसरा हमारा पॉइंट है गैस व्हाट यू विल नीड, ठीक है। मतलब जो हमारी कंपनी है उसे फ्यूचर में क्या नीड होगी या फिर उसकी क्या क्या ज़रूरत है, उन्हें भी ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है वो मैनेज करता है। प्रिडिक्ट हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉय यू विल नीड इन फ्यूचर। तो ये अंदाज़ा लगाता है एक तरीके से कि कितने जो एम्प्लॉय है वो कंपनी को फ्यूचर में भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कंसीडरिंग थिंक लाइक कंपनी ग्रोथ, जैसे कंपनी की ग्रोथ को कंसीडर करके, जैसे कंपनी ग्रोथ कर रही है तो आने वाले टाइम में कंपनी को लार्ज अमाउंट में एम्प्लॉय चाहिए होंगे ना, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी, आने वाली नई टेक्नोलॉजी है हमारी, तो हमें नए एम्प्लॉय चाहिए ताकि वो नए टेक्नोलॉजी को अच्छे से हैंडल कर सके और कंपनी की ग्रोथ कर सके। और पीपल रिटायरिंग, जो हमारे पीपल है वो टाइम टाइम पे रिटायर होने वाले होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी कंपनी है उन्हें नए पीपलों को भी हायर करना होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है चेक व्हाट्स अवेलेबल, ठीक है। लुक एट द जॉब मार्केट आउटसाइड योर कंपनी टू सी इफ देयर आर इनफ पीपल विद द स्किल यू विल नीड। और ये भी चेक करता है क्या हमारी कंपनी के अंदर जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतने लोग हैं सही स्किल के साथ या फिर नहीं है, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट है फाइंड द गैप्स, ठीक है। कंपेयर व्हाट यू हैव नाउ विद व्हाट यू विल नीड इन द फ्यूचर।
वो कंपेयर करता है उस गैप को, क्या करंटली तुम्हारे पास जो चीज़ है या फिर फ्यूचर में जो तुम्हारे पास चीज़ होगी उनके बीच में कितना गैप है, और उस गैप को फिल करता है। मतलब कंपनी की ओवरऑल जो भी ज़रूरतें होती है ना, उन्हें फुलफिल करता है। ठीक है। आर यू गोइंग टू हैव टू मैनी पीपल और नॉट इनफ, क्या तुम्हारे कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में व्यक्ति है, ठीक है, लोग हैं, क्या काफ़ी ज़्यादा कम लोग हैं। ठीक है। डू यू हैव स्किल शॉर्टेज, क्या तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के पास स्किल की शॉर्टेज है, मतलब स्किल की कमी है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है मेक अ प्लान, डिसाइड व्हाट टू डू टू क्लोज दोज गैप। अब जितने भी कंपनी के अंदर गैप्स आ रखे हैं, मतलब जितनी भी कंपनी की ज़रूरतें हैं, तो उन्हें फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या प्लान बनाने हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों को मैनेज करना है, वो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिसाइड करता है। दिस कुड इन्वॉल्व हायरिंग अ न्यू पीपल, जैसे नए लोगों को हायर करके उन्हें जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, मतलब जो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, ठीक है, प्रमोट करके उन लोगों को जो कि हमारी कंपनी के अंदर पहले से ही है। ठीक है। रिड्यूस स्टाफ, जितना भी हमारा स्टाफ है जो अननेसेसरी है, मतलब उनके पास अच्छी स्किल नहीं है, वो कंपनी के अंदर अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो उन्हें रिड्यूस करके, ठीक है, मतलब जितनी कंपनी को ज़रूरत है ना, खाली उतने ही एम्प्लॉय ऑफर करनी है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। ठीक है। मतलब जितनी कंपनी को नीड है उसकी नीड को देखते हुए उतने ही एम्प्लॉय को मैनेज करना है एक तरीके से। आगे लिखा हुआ है सिक्स्थ पॉइंट, डू इट एंड चेक इट। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को करती है, फिर उसके बाद उसे चेक करती है। पुट योर प्लान इनटू एक्शन, अपने जो प्लान है उन्हें एक्शन में डालती है। एंड रेगुलरली चेक इफ़ इट्स वर्किंग, और रेगुलर चेक करती है कि जो उसका प्लान है, जो कि उसने अप्लाई करा है, क्या वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। एडजस्ट एज नीड्स, बेसिक थिंग्स ऑलवेज चेंज, और अगर कुछ ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसे एडजस्ट करती है, ठीक है, और चेंजेस करती है नए नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमारा क्वेश्चन है राइट द नेचर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपको नेचर, ठीक है, और इम्पोर्टेंस बतानी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं उन्हें अच्छे से मैनेज करना। इट इज़ लाइक हैविंग अ डेडिकेटेड टीम दैट मेक श्योर्स एम्प्लॉय आर हैप्पी। ठीक है। तो इसका जो बेसिकली मोटिव होता है वो ये होता है कि एक ऐसी टीम बनाना है एम्प्लॉय की जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो, जिसके पास अच्छी स्किल हो, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोल हैं वो अचीव हो सके। तो चलिए सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेचर को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है पीपल फोकस्ड। इट रिवॉल्व अराउंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, देयर नीड, ग्रोथ एंड वेलबींग। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो पीपल जो कि हमारे कंपनी के अंदर रिसाइड करते हैं, कंपनी के अंदर होते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, या तो सिंगल एम्प्लॉय को या फिर एम्प्लॉय के ग्रुप को हैंडल करता है। ठीक है। उनकी सारी नीड्स को, उनकी ग्रोथ कैसे करे, उनका वेलबींग, उन्हें और अच्छे से इम्प्रूव कैसे करे, इन सारी चीज़ों को देखता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कॉन्टीन्यूअस। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम टास्क। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब चलता रहता है, ठीक है, कभी भी नहीं रुकता। पॉइंट है एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है। इट फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड टेकिंग स्टेप टू इम्प्रूव द वर्क इन्वायरमेंट। तो ये मेनली फोकस करता है एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सोल्व करने में, ठीक है, और स्टेप मतलब कदम उठाता है ताकि वो इम्प्रूव कर सके वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है, कंपनी का वर्किंग इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच। अगला हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। इट एम टू हेल्प एम्प्लॉय लर्न न्यू स्किल एंड ग्रो इन देयर करियर। तो इसका जो मेनली एम होता है वो एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मतलब उन्हें नई स्किल याद कराना, ठीक है, उन्हें लर्न कराना नई नई स्किल्स, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। आगे लिखा हुआ है हमारा स्ट्रैटेजिक। इट लिंक्स एम्प्लॉय एफर्ट टू ओवरऑल गोल ऑफ कंपनी, मतलब जितने भी हमारे एम्प्लॉय एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, उनके एफर्ट्स को लिंक करना कंपनी की ग्रोथ से। ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की।
तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है गेट्स द राइट पीपल, इट एंश्योर द कंपनी हायर द बेस्ट टैलेंट विद द राइट स्किल। इसका मेनली एम होता है कि जो हमारी कंपनी है वो हायर करे एक बेस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉय को एक अच्छी स्किल के साथ, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कीप पीपल हैप्पी एंड प्रोडक्टिव, इट क्रिएट अ गुड वर्किंग इन्वायरमेंट। ये एम्प्लॉयज़ के बीच एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। ऑफर फेयर पे एंड बेनिफिट, हमारे जितने भी सारे एम्प्लॉयर जो कि कंपनी के अंदर रहते हैं उन्हें अच्छे अमाउंट ऑफर करता है, सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, मतलब उनके बीच लड़ाइयाँ होती है, उन्हें भी सोल्व आउट करता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो हमारी कंपनी के साथ स्टे रहते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है डेवलप्स एम्प्लॉय, इट प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। सो एम्प्लॉय बिकम मोर स्किल्ड, ताकि जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो और अच्छे से स्किल्ड हो सके, उनके पास नई नई स्किल आ सके एंड वैल्यूएबल टू द कंपनी, और कंपनी के लिए वैल्यूएबल बन सके, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है फॉलोज द रूल, it makes sure the company stick to labor laws and ethical practices, avoiding legal trouble। ये भी इंश्योर करता है कि जो हमारी कंपनी है वो सारे लेबर लॉ को भी फॉलो करे, मतलब ऐसे कानून जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है हेल्प्स द कंपनी ग्रो बाय हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। अगर हमारी कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ होंगे तो हमारी जो कंपनी है वो डेफिनेटली ग्रो करेगी मार्केट के अंदर और अपने गोल्स को इजीली अचीव कर लेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क लाइफ बैलेंस, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट हैव कंपेल्ड कंपनी टू इंस्टीट्यूट पॉलिसी फेवरिंग वर्किंग लाइफ बैलेंस इन रिसेंट ईयर। तो सबसे पहले आपको बताना है कि वर्किंग लाइफ बैलेंस किसे कहते हैं और कौन कौन से वो फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग लाइफ बैलेंस को, आपको उन्हें भी बताना है। चलिए इसके आंसर को देख। बैलेंस मीन्स फाइंडिंग अ हेल्दी मिक्स बिटवीन योर जॉब एंड योर पर्सनल लाइफ। तो वर्किंग लाइफ बैलेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये एक तरीके से मिक्सचर है, ठीक है, आपकी जॉब का भी और आपकी पर्सनल लाइफ का भी। मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूँ, अभी रुको एक मिनट। आगे लिखा हुआ है इट इज़ अबाउट हैविंग इनफ टाइम एंड एनर्जी फॉर बोथ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थिंग लाइक फैमिली फ्रेंड हॉबीज़ एंड पर्सनल वेलबींग। मतलब आपको ना दोनों ही चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है, चाहे वो आपका ऑफिस का काम हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। पर्सनल लाइफ के अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, ठीक है, आपकी हॉबीज़, आपकी आदतें, मतलब आपको दोनों ही चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आप ऐसे करते हो, अपनी वर्किंग लाइफ बैलेंस बना के रखते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपके ऊपर ना एक तरीके से ओवर हेल्म्ड नहीं होता, मतलब ओवरलोड नहीं बनता, ठीक है। आपको किसी चीज़ का बर्डन नहीं आएगा, जैसे आपका ऑफिस के वर्क का बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। तो चीज़ें एक तरीके से बैलेंस रहेगी अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो। तो आगे लिखा हुआ है हेयर आर द की फैक्टर दैट हैव पुश्ड कंपनीज टू ऑफर वर्किंग लाइफ बैलेंस पॉलिसीज़ इन रिसेंट ईयर। अब कंपनीज़ के लिए जो ये वर्किंग लाइफ बैलेंस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए कुछ फैक्टर है उन्हें देखते हैं जो कि कंपनी को फोर्स करते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए ना एक वर्किंग लाइफ बैलेंस बना के रखें, ठीक है। सबसे पहला हमारा है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट इन टूडेज कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट, एम्प्लॉयज़ स्पेशली यंगर जनरेशन हाईली वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस। तो आज की जनरेशन में ना जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, इसलिए जो हमारी यंगर जनरेशन है उन्हें वर्किंग लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एक तरीके से। अगर हमें फ्रेश कैंडिडेट चाहिए मार्केट के अंदर से, ठीक है, नए एम्प्लॉय चाहिए, तो उन्हें एक वर्किंग लाइफ बैलेंस भी हमें देना पड़ेगा, कंपनी को ऑफर करना पड़ेगा। कंपनी दैट ऑफर फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट, गुड लीव पॉलिसी एंड सपोर्ट फॉर पर्सनल वेलबींग आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट एंड कीप स्किल्ड वर्कर।
तो जो कंपनी है वो अलग अलग तरीके के बेनिफिट जैसे लीव की फैसिलिटी देगी, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयज़ को। तो उस कंपनी के टूवर्ड जो हमारे नए कैंडिडेट होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो जो हमारा वर्किंग लाइफ बैलेंस है वो एक ऐसा फैक्टर बन सकता है बेसिकली कंपनीज़ के लिए, जिससे कि जो हमारे न्यू एम्प्लॉय है वो कंपनी के रिगार्डिंग कंपनी के टूवर्ड एक तरीके से क्या हो सके, बेसिकली अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हमारा employee well-being and productivity. Long hours and constant stress led to burnout, poor physical and mental health. अब जब जो हमारे एम्प्लॉय है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, ठीक है। जो कंपनी की ग्रोथ है, जो प्रोडक्टिविटी है वो लोअर हो जाती है, ठीक है। कंपनीज रियलाइज द सपोर्टिंग वर्किंग लाइफ बैलेंस लीड टू हैप्पियर, इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है ना उन्हें वर्किंग लाइफ बैलेंस की ज़रूरत है उनके एम्प्लॉय के लिए, ताकि जो एम्प्लॉय है उनके ऊपर बर्डन क्रिएट ना हो और वो खुश रह सके, ठीक है, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके, मतलब अपने ऑफिस वर्क को भी और अपनी पर्सनल लाइफ को भी। अगला हमारा पॉइंट है चेंजिंग वर्कफोर्स डेमोग्राफिक। विद मोर वुमेन इन वर्कफोर्स एंड अ ग्रोइंग एम्फेसिस on shared parenting responsibility, there are greater need for policy that are accommodated family needs such as flexible hours, parental leave and child care support। तो आज के टाइम में जो वुमेन है उनकी भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हो रही है, ठीक है। वो भी कंपनीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हायर करा जा रहा है। तो जो हमारी लेडीज़ होती है मेनली, उन्हें घर की देखभाल भी करनी होती है एक तरीके से, तो उनके लिए जो कंपनीज़ हैं उन्हें कुछ अलग तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे उनकी चाइल्ड केयर, ठीक है, उनके बच्चों की केयर, कभी कभार उन्हें लीव देना, फ्लेक्सिबल आवर्स होने चाहिए। तो इसलिए भी कंपनीज़ के लिए वर्किंग लाइफ बैलेंस ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारी वुमेन्स है वो ऑफिस के वर्क को भी संभाल सके और अपनी पर्सनल लाइफ के वर्क को भी संभाल सके, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। वाइल टेक्नोलॉजी अलाउ मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इट कैन ऑल्सो ब्लर द लाइन बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो काम का वर्कलोड है ना एक तरीके से लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। Company are realizing they need policy and a culture that help employee disconnect or maintain boundaries। तो कंपनीज को आज के टाइम में एक ऐसी चीज़ की नीड है बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ करे, ठीक है, और उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी बेसिकली कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वर्किंग लाइफ बैलेंस यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इंडक्शन प्रोग्राम। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एम्प्लॉय इंडक्शन प्रोग्राम के, आपको वो बताने हैं। व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू मेक द इंडक्शन प्रोग्राम सक्सेसफुल। तो कौन कौन से मेजर है जो कि कंपनी ले सकती है इंडक्शन प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। एन एम्प्लॉय इंडक्शन प्रोग्राम इज लाइक अ वेलकम किट फॉर न्यू हायर्स, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय इंडक्शन प्रोग्राम है वो एक तरीके से वेलकम किट होती है जो भी हम नए लोगों को हायर करते हैं कंपनी के लिए, ठीक है। इट हेल्प देम सेटल इन, वो नए लोगों को हेल्प करती है कंपनीज के अंदर सेटल होने में, अंडरस्टैंड द कंपनी, कंपनी को समझने में, एंड स्टार्ट डूइंग देयर जॉब वेल, ठीक है, और अपनी जॉब को अच्छे से करने में। चलिए सबसे पहले इनके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। वेलकम एंड इंडक्शन, ठीक है, सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है वेलकम एंड इंडक्शन, अ वार्म वेलकम मीटिंग टीम मैनेजमेंट, ठीक है, टीम के मैनेजमेंट या फिर मतलब टीम के मैनेजर से मिलना एक तरीके से। तो जो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम होता है वो मेनली एम्प्लॉय की हेल्प करता है एक अच्छे वेलकम में, ठीक है, ताकि वो मीट कर सके कंपनी के अंदर जितने भी सारे लोग होते हैं जैसे कंपनी के मैनेजर से, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से समझ सके। दूसरा हमारा पॉइंट है कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, हिस्ट्री, मिशन, वैल्यूज़ एंड हाउ द कंपनी वर्क।
और कंपनी की हिस्ट्री को, इतिहास को कंपनी के, ठीक है, कंपनी की वैल्यू को, कंपनी के क्या क्या गोल है, कंपनी के सारे काम को अच्छे से समझ सके, इसमें भी हेल्प करता है हमारा इंडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है जॉब रोल, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर ड्यूटीज़, एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है उनकी क्लियर ड्यूटीज़ को जानने में, मतलब उनका बेसिकली क्या काम है, ठीक है, और उनसे कंपनी को क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उन्हें भी हेल्प करता है जानने में, और उनके मेनली क्या क्या गोल है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, कंपनीज के रूल्स को जानने में हेल्प करता है, क्या क्या सेफ्टी कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्या क्या अटेंडेंस रहती है कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय की, क्या क्या लीव दी जाएंगी एम्प्लॉय को कंपनी के द्वारा, वो भी हेल्प करता है हमारा इंडक्शन प्रोग्राम एम्प्लॉय को जानने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है हमारा इंडक्शन प्रोग्राम। आगे हमारा बेनिफिट एंड पे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सैलरी के रिगार्डिंग, और कौन कौन से इंश्योरेंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और अदर बेनिफिट हमारे। अगला हमारा पॉइंट है टूल एंड सेटअप, गेटिंग देयर कंप्यूटर एसेस एंड वर्क स्पेस रेडी, तो उन्हें उनका कंप्यूटर प्रोवाइड करना, उसका एसेस प्रोवाइड करना, और उनका एक अच्छा सा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पर वो अपना काम कर सके, ठीक है। ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, लर्निंग स्पेसिफिक स्किल और सॉफ्टवेयर नीड फॉर देयर जॉब, और जो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम है वो मेनली नए एम्प्लॉय की हेल्प करता है कि वो स्पेसिफिक स्किल सीख सके, ठीक है, जो भी उनके काम के अंदर एक तरीके से नीड है जिस भी स्किल की, ठीक है। आगे हमारा लिखा हुआ है वर्क प्लेस टूर, शोइंग दैम अराउंड द ऑफिस वर्क एरिया, और बेसिकली उन्हें जो हमारा ऑफिस वर्क का एरिया होता है ना उसे भी दिखाते हैं, उसका भी टूर कराते हैं कि कैसे आपको अपना काम परफॉर्म करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेजर्स के बारे में, मेजर्स फॉर सक्सेस, मतलब कौन कौन से मेजर्स हमें उठाने पड़ेंगे ताकि जो हमारी कंपनी है ना वो एक सक्सेसफुल इंडक्शन प्रोग्राम चला सके। तो सबसे पहला मेजर है प्लान अहेड, हैविंग एवरीथिंग रेडी बिफोर द अराइव, तो एम्प्लॉय के पहुंचने से पहले कंपनी को सारी चीज़ रेडी रखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी हमारा जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा, डोंट ओवरलोड, गिव इंफॉर्मेशन स्मॉल इजी टू डाइजेस्ट चंक्स ओवर टाइम, ये नहीं कि एम्प्लॉय कंपनी के अंदर घुसा और कंपनी वालों ने दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दे दी, नहीं, छोटे छोटे अमाउंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बी वेलकमिंग, मेक दैम फील कंफर्टेबल एंड पार्ट ऑफ टीम, तो उन्हें एक तरीके से कंफर्टेबल फील कराना है, उन्हें ऐसा फील कराना है कि वो इसी टीम का पार्ट है, ठीक है। असाइन अ बडी और मेंटर, तो उन्हें एक तरीके से ना मेंटर, एक तरीके से एक गाइड प्रोवाइड कराना जो कि उन्हें सारी चीज़ें समझाए एक फ्रेंडली मैनर के अंदर। क्लियर एक्सपेक्टेशन, एक्सप्लेन द रोल एंड गोल क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट, तो उन्हें उनके सारे रोल्स और सारी ड्यूटीज़ बतानी है एक क्लियर वे में, ठीक है। एनकरेज क्वेश्चन, क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर देम टू आस्क क्वेश्चन, और मतलब उनके लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि वो आपसे फ्रीली वे में क्वेश्चन आस्क कर सके अपनी जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। रेगुलर चेक, फॉलो अप ऑफन टू सी हाउ दे आर डूइंग, और मेनली आपको रेगुलर चेक करना है कि वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गेट फीडबैक, आस्क न्यू एम्प्लॉय दैट व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाट कुड बी बेटर, और आप नए एम्प्लॉय से पूछ भी सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें बेकार लगी, क्या क्या हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कंपनीज के अंदर, ठीक है, वर्कर्स के लिए मेनली। अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इवन थॉट इंटरव्यूज आर नॉट रिलायबल, दे आर हैवीली यूज्ड, डिस्कस व्हाई दीज सिलेक्शन डिवाइस स्टिल रेट्स वेरी हाईली व्हेन इट इज़ नो दैट इट इज़ अनरिलायबल। हमें पता है कि जो इंटरव्यू होते हैं वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, लेकिन आज के टाइम में जो इंटरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करे जाते हैं कंपनी के द्वारा, बेसिकली नए एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन के लिए। तो ये क्यों करा जाता है आपको बेसिकली ये बताना है, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इवन थॉट इंटरव्यू आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट प्रिडिक्टर्स
ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, दे आर स्टिल वाइडली यूज्ड बिकॉज। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये यूज़ करे जाते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। ह्यूमन कनेक्शन, people want to meet and feel out potential collagious, it is about seeing if you click। तो एक तरीके से जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो जो हमारे इंटरव्यूअर होता है, मतलब एक तरीके से इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला, उसके बीच में एक तरीके से रिलेशन फॉर्म होता है, ठीक है, एक तरीके से कनेक्शन फॉर्म होता है। वो सामने वाले को एक तरीके से देखता है, उसकी बातों को समझता है और सारी चीज़ें उससे जान सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से ह्यूमन कनेक्शन को बिल्डअप करता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यूज हेल्प असेस थिंग लाइक कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी एंड हाउ समवन इंटरेक्ट विच आर हर्ड टू हियर्ड टू जज फ्रॉम आ रिज्यूम। तो ये हेल्प करता है जो हमारा इंटरव्यू है बेसिकली वो हेल्प करता है कि जो हमारा नया एम्प्लॉय आया है, ठीक है, उसके पास किस तरीके की सॉफ्ट स्किल है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, बातचीत करने का तरीका कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, वो हर चीज़ों के रिगार्डिंग कैसे रिएक्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों से हम उसे जज कर सकते हैं कि वो कंपनी के लिए सही है भी या फिर नहीं है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है टू वे स्ट्रीट, it lets a candidate learn about the company culture and the job, helping them decide if it is a good fit for them too। तो ये एक तरीके से टू वे स्ट्रीट होता है, मतलब ये कंपनी की हेल्प करता है, जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, वो हेल्प करता है कंपनी की बेसिकली कैसे कि हम जो भी हमारा कैंडिडेट है उनकी सारी स्किल्स की बेसिस पे ये चेकआउट कर सकते हैं कि क्या वो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है ट्रेडिशन एंड कंफर्ट, इट इज़ हाउ थिंग्स हैव ऑलवेज बीन डन एंड इंटरव्यू ऑफन फील कॉन्फिडेंट इन देयर गट फीलिंग इफ इवन इफ इट इज़ फ्लॉड। तो एक तरीके से जो हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस है वो हेल्प करता है कंपनी की कि जो हमारा सामने वाला कैंडिडेट है वो कंपनी के रिगार्डिंग क्या क्या फील करता है, वो कॉन्फिडेंट है कि अपनी बात को लेके नहीं है, ठीक है, वो कंपनी के लिए बेस्ट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ही कवर हो रखी हैं इन पॉइंट्स के अंदर बारंबार। सेलिंग द कंपनी यूज़ इंटरव्यू टू शो ऑफ देयर वर्क प्लेस एंड अट्रैक्ट गुड टैलेंट। तो जो कंपनीज़ है वो मेनली इंटरव्यू इसलिए लेती है ताकि वो अपनी वर्क प्लेस को दिखा सके, ठीक है, मतलब अपनी ऑफिस को दिखा सके नए कैंडिडेट्स को और अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी उन क्वेश्चंस का आंसर दे देता है उसके पास सिंपली थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ना। तो इंटरव्यू एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम एक गुड टैलेंटेड पर्सन को अपनी कंपनी के लिए हायर कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू जो हमारा मेथड है उसका आज के टाइम में हर एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है एम्प्लॉय वेलफेयर। तो आपको बताना है बेसिकली एम्प्लॉय वेलफेयर किसे कहते हैं। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है यार, वेलफेयर मतलब किसी का बेनिफिट करना, किसी का अच्छा करना, तो उसे वेलफेयर कहते हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर मीन्स ऑल द गुड थिंग्स अ कंपनी डज फॉर इट्स एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब बेसिकली क्या होता है, वो सारी अच्छी चीज़ें जो कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए करती है, ठीक है, बियॉन्ड जस्ट देयर सैलरी, उसके सैलरी को छोड़ के, मतलब सैलरी को छोड़ के जितनी भी सारी अच्छी चीज़ें बेसिकली एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए करती है ना, उसे एम्प्लॉय वेलफेयर कहा जाता है। दिस इंक्लूड बेनिफिट, सर्विस एंड फैसिलिटीज़ दैट हेल्प मेक देयर वर्क लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ बेटर एंड हेल्थियर, जो कि हेल्प करता है एक एम्प्लॉय की उनकी लाइफ को और बेटर बनाने में, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे हेल्थ सपोर्ट। हेल्थ सपोर्ट के अंदर क्या आ सकता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करा गया है, वेलनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं, ठीक है, मेडिकल कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। दूसरा हमारा पॉइंट है सेफ्टी, जैसे सेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है, प्रोवाइड करी गई है कंपनी के द्वारा। तीसरा है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस, फ्लेक्सिबल आवर्स, मतलब फिक्स्ड आवर्स है हमारे, इतने रहेंगे और अगर कोई चेंजेस करने पड़ गए ना तो हम उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। लीव पॉलिसी, मतलब जो हमारे एम्प्लॉय है वो छुट्टी भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी कंपनी के अंदर पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये हमारे एम्प्लॉय वेलफेयर
के अंदर आते हैं सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है। वर्किंग लाइफ बैलेंस मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है, कि अपने पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है और अपनी जो ऑफिस के काम है उसे भी बैलेंस करके चलना है, मतलब दोनों चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। नोट्स के थ्रू बेसिकली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इन नोट्स को ना काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में परचेज कर सकते हो, खाली 29 रुपीज़ के अंदर। और 29 रुपीज़ इतना कम प्राइस रखने के पीछे हमारा बेसिकली यही रीज़न है, ताकि हमारा हर एक बच्चा इन नोट्स को परचेज़ करके अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर सके। क्योंकि जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक आप पेपर में पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और जब तक पेपर में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नहीं लिखोगे आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको बेसिकली क्या करना है, नोट्स को परचेज़ करना है, ठीक है। इससे सबसे पहले तो हमारी टीम की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। दूसरी आपकी उससे भी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आप इन नोट्स को परचेज़ करके जो भी वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं उन्हें दोबारा रिवाइज़ कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे वे में कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है डिस्क्राइब 3 मेथड ऑफ एनालाइजिंग जॉब। तो आपको 3 मेथड को डिस्क्राइब करना है जॉब को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच मेथड। और आपको हर एक मेथड का एक एक एडवांटेज बताना है और एक एक डिसएडवांटेज बताना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। मेथड वोट समवन डू द जॉब एंड टेक नोट्स। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब मेनली क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए ऑब्जर्व करना, उन्हें देखना, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, गेट फर्स्ट हैंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल वर्क। हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं काम करते हुए तो हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके एक्चुअल वर्क की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी को कि क्या क्या चीज़ें उसने कवर करी है, क्या क्या उसने काम करा है, ठीक है। डिसएडवांटेज हमारा क्या होगा, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है हमारा, क्योंकि भाई जैसे एक व्यक्ति है वो 8 घंटे काम करता है, ठीक है, और कंपनी द्वारा उसे ऑब्जर्व करा जा रहा है, क्या कंपनी उसे 8 के 8 घंटे ऑब्जर्व कर सकती है? तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए। एंड पीपल माइट एक्ट डिफरेंटली वैन बींग वॉच्ड। और सिंपल सी बात है, जब एम्प्लॉय को पता लगेगा ना कि कंपनी वाले उसे देख रहे हैं काम करते हुए, तो वो अलग सा रिएक्ट करेगा थोड़ा, ठीक है। पहले तो अपना काम अच्छे से करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो बोर होने लग जाएगा, उसे गुस्सा आने लग जाएगा, अबे यार हट ही नहीं रहा यार, बारंबार देख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। दूसरा हमारा मेथड है इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू भी हमारा जॉब एनालाइजिंग का मेथड है। मेथड टॉक टू एम्प्लॉय, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एम्प्लॉय से बातचीत करते हैं, देयर मैनेजर एंड इवन कस्टमर टू अंडरस्टैंड द जॉब। मतलब कस्टमर से भी बातचीत करते हैं ताकि हम बेसिकली जॉब को अंडरस्टैंड कर सके अच्छे से, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके, गेट डिटेल इंसाइट, हमें प्रॉपरली डिटेल मिल जाती है हर एक चीज़ की। मतलब हम किसी से पर्सनली बात करते हैं, जैसे हम कस्टमर से बात कर रहे हैं, कोई कंपनी अपने कस्टमर से बात कर रही है, ठीक है, तो उसे कस्टमर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटरव्यू लिया हमने किसी एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। इंक्लूड थॉट एंड फीलिंग अबाउट द जॉब दैट ऑब्जर्वेशन माइट मिस। तो एक तरीके से हमें उसके विचार, उसकी फीलिंग जॉब के रिगार्डिंग पता चल जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, पीपल माइट एग्जीग्रेट और फॉरगोट सर्टेन डिटेल। बेसिकली आपने देखा होगा इंटरव्यू के टाइम ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं या फिर जो नए फ्रेशर्स होते हैं ना, वो ना जो भी मतलब याद करके गए होते हैं, सारी चीज़ें रट्टा मार के गए होते हैं ना, सारी चीज़ें भूल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम, ये डिसएडवांटेज हो सकता है, लीडिंग टू इनकम्प्लीट और बेस्ड इन्फॉर्मेशन। और कभी कभार क्या हो सकता है कि सामने वाला इंटरव्यू के अंदर कंपनी को गलत ही इन्फॉर्मेशन दे दे, मतलब जो उसके पास चीज़ें है भी नहीं ना वो उनके बारे में बता दे। थर्ड हमारा है क्वेश्चनरीज सर्वेज, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है क्वेश्चन करके, ठीक है। मेथड गिव आउट फॉर्म्स विद क्वेश्चन अबाउट जॉब ड्यूटीज, स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम ना
जो कंपनीज होती है बेसिकली वो फॉर्म देती है, उस फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं किसके बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और स्किल्स के बारे में, जो कि जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, एडवांटेज इसका क्या होता है, कैन गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी पीपल क्विकली एंड कोस्ट इफेक्टिवली। अब पर्सनली इंटरव्यू तो हमें लेना नहीं है, ठीक है, बस पर्चे बांट दो। अब पर्चों के ऊपर जो अपनी फिल करके इन्फॉर्मेशन देगा हम उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज पीपल तक को एक तरीके से पहुंचाने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्विक वे में हो जाता है, कॉस्ट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम आती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसका, क्वेश्चंस माइट बी मिसअंडरस्टूड। कंपनी ने पूछा है किसी और तरीके से क्वेश्चन, बट सामने वाले को लग रहा है वो किसी और तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कंपनी और लोगों के बीच। ठीक है, एंड देयर इज़ नो चांस टू आस्क फॉलो अ क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर कंपनी को कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है, तो सामने वाले व्यक्ति ने तो फॉर्म फिल करके अपना आंसर दे दिया, लेकिन जो कंपनी है वो बाद में क्लैरिफाई तो नहीं कर सकती ना उस कन्फ्यूज़न को, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, व्हाई ट्रेनिंग इज नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो आपको बताना है कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, और आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में बताना है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड के बारे में बताना है। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प एम्प्लॉय लर्न न्यू स्किल, इम्प्रूव ओल्ड वंस एंड स्टे अपडेटेड। तो जो हमारी ट्रेनिंग है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो नई स्किल्स को सीख सके। ठीक है, और इम्प्रूव कर सके, जो भी हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं ना उन्हें हम और इम्प्रूव कर सके नई स्किल्स के साथ। ठीक है, ताकि जो हमारे एम्प्लॉय है वो अपडेट रहे। ठीक है, मतलब उन्हें नई स्किल जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग में चल रही है चीज़ें उनके बारे में एक तरीके से नॉलेज रहे। ठीक है, दिस मेक्स दैम बेटर एट देयर जॉब, मोर प्रोडक्टिव एंड हैप्पियर। तो अगर अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एम्प्लॉयज़ को, तो जो ये चीज़ है ये एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल उनकी भी ग्रोथ होगी, जिससे हमारी जो कंपनी है उसकी भी ग्रोथ होगी। ये आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो कौन कौन से दो मेथड है जो कि हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कोचिंग। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एन एक्सपीरियंस्ड co-worker और मैनेजर डायरेक्टली टीच एंड गाइड एन एम्प्लॉय एज दे डू देयर टास्क। तो कोचिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, जैसे वो मैनेजर भी हो सकता है, को-वर्कर भी हो सकता है, वो टीच करता है एम्प्लॉय को कि काम को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, दूसरा है हमारा जॉब रोटेशन। ठीक है, एम्प्लॉय मूव बिटवीन डिफरेंट जॉब और डिपार्टमेंट टू लर्न वेरियस स्किल एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो जॉब रोटेशन में क्या होता है, एम्प्लॉय को ना अलग अलग डिपार्टमेंट में घुमाया जाता है एक तरीके से, मतलब कभी इस डिपार्टमेंट में रखा, कभी इस डिपार्टमेंट में रखा। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट की नॉलेज होती है, उनके बारे में स्किल्स आती है। ठीक है, जो कि उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली हमारी वो ट्रेनिंग होती है जो कि जॉब पर प्रोवाइड करी जाती है, मतलब जॉब पर रहकर किसी के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, वो हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। और अभी हमने बात करी है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, दो मेथड के बारे में बात करी है। आगे है हमारा टू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो बेसिकली आपको बताना है दो मेथड के बारे में जो कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली वो ट्रेनिंग होती है जो कि बिना जॉब पर रहे एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करी जाती है, सिखाई जाती है। ठीक है, तो इसके मेथड देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा क्लासरूम लेक्चर वर्कशॉप। एम्प्लॉय अटेंड सेशन विद एन इंस्ट्रक्टर लाइक अ स्कूल क्लास टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट और स्किल। ठीक है, तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अटेंड करते हैं एक सेशन को, जैसे आप स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में अटेंड करते हो ना सेशन को, वैसे अटेंड करते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं एम्प्लॉयज़ हमारे एक इंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक है,
लाइक अ स्कूल, स्कूल की तरह जिसमें आप नए कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स को सीखते हो, ठीक है। दूसरा है हमारा सिमुलेशन, एम्प्लॉय प्रैक्टिस टास्क इन अ फेक बट रियलिस्टिक एनवायरनमेंट। मतलब एम्प्लॉय अपनी रियल जॉब पे एक तरीके से टास्क को परफॉर्म नहीं करता, उसके जैसे सेम इन्वायरमेंट में जो कि फेक होता है वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करता है, जो कि एक तरीके से रियलिस्टिक लगता है पूरा। लाइक पायलट्स, जो हमारे पायलट्स होते हैं, मतलब जब उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है तो उन्हें डायरेक्ट प्लेन नहीं उड़ाने भेजा जाता, ठीक है। सबसे पहले फेक प्लेन के ऊपर, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग होती है, मतलब उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। यूजिंग फ्लाइट सिमुलेटर टू लर्न विदाउट रियल वर्ल्ड रिस्क, क्योंकि अगर ट्रेनिंग के दौरान वो कुछ गलती करते हैं तो अगर फेक में करेंगे तो उन्हें कुछ इंजरी नहीं होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर रियलिस्टिक वे में जहाँ पर उनका रियल वर्किंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रिंज बेनिफिट। तो आपको बेसिकली बताना है कि फ्रिंज बेनिफिट किसे कहते हैं, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट आर एक्स्ट्रा पीक्स और बेनिफिट एम्प्लॉयर्स गिव टू एम्प्लॉयज ऑन टॉप ऑफ देयर रेगुलर सैलरी। तो जो हमारे फ्रिंज बेनिफिट होते हैं वो एक तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जो कि कंपनी द्वारा बेसिकली एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे जाते हैं उनकी सैलरी के अंदर जोड़कर, ठीक है। थिंक ऑफ देम एज अ बोनस दैट आर नॉट जस्ट कैश, ठीक है। तो ये एक तरीके से बोनस होते हैं जो कि खाली कैश की फॉर्म में नहीं होते। एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस हो गए हमारे, ठीक है, कंपनी कार हो गई, पेड टाइम ऑफ, फ्री मील्स दे दी, ठीक है, जिम की मेंबरशिप दे दी, ठीक है, ट्यूशन असिस्टेंस। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि एक तरीके से एक्स्ट्रा होती है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग रोल प्लेइंग एंड जॉब रोटेशन, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसे कहते हैं, रोल प्लेइंग किसे कहते हैं और जॉब रोटेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसिटिव ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। तो लिखा हुआ है इसके अंदर दिस ट्रेनिंग हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर हु आर डिफरेंट फ्रॉम दैम, ठीक है। इट मेक्स पीपल मोर अवेयर ऑफ देयर ओन biases and how their words action might affected others creating a more inclusive environment। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है, जो कि हेल्प करती है पीपल्स को, ठीक है। एक तरीके से ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कि हेल्प करती है पीपल को अंडरस्टैंड करने में कि दूसरे लोगों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। मतलब जो दूसरे लोग हैं वो तुमसे बेसिकली एक तरीके से डिफरेंट होते हैं, उनका अलग बैकग्राउंड होता है, उनका अलग जेंडर होता है, ठीक है, उनकी अलग पोस्ट हो सकती है। तो तुम्हें ना सोच समझ के उनके सामने बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारे वर्ड्स हैं वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से तुम्हें इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है जो हमारी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है। मतलब तुम्हें इंटरनल ट्रेन करती है कि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति से कैसे कम्युनिकेशन करनी है, बातचीत करनी है। दूसरा हमारा पॉइंट है रोल प्लेइंग। दिस इज़ लाइक अ एक्टिंग आउट अ रियल लाइफ वर्क सिचुएशन। ये एक तरीके से एक्टिंग होती है, ठीक है, जो कि रियल लाइफ वर्किंग सिचुएशन की करती है। पीपल टेक अ डिफरेंट रोल्स। इसमें जो लोग होते हैं ना मेनली हमारे, वो अलग अलग तरीके के रोल्स लेते हैं, जैसे कस्टमर का, ठीक है, सेल्स पर्सन का, ठीक है, टू प्रैक्टिस हाउ टू हैंडल स्पेसिफिक चैलेंजेस, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके कि फ्यूचर में आने वाले अलग अलग तरह के जो भी चैलेंजेस हैं वो उन्हें मेनली हैंडल कर सके, ठीक है। और उनकी जो कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव होती है इससे। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्ड होता है। तो रोल प्लेइंग का मतलब है कि अलग अलग लोगों का रोल प्लेइंग करना, ठीक है, रोल प्ले करना, जैसे कस्टमर का हो गया, सेल्स पर्सन का हो गया, और भी आ सकते हैं जैसे मैनेजर का हो गया। इससे क्या होता है, मेनली लोगों के बीच ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो एक तरीके से स्किल होती है वो भी इम्प्रूव होती है। तो ओवरऑल ये भी हमारी एम्प्लॉय की ग्रोथ में हेल्प करता है। तीसरा हमारा पॉइंट है जॉब रोटेशन। इसके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा था अभी। दिस मीन्स मूविंग एम्प्लॉय टू डिफरेंट जॉब्स और डिपार्टमेंट। मतलब एक एम्प्लॉय को पूरे कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में पकड़ के घुमा देना है, ठीक है। मतलब इसका क्या है,
कि एक एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट में रखा जाता है कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए। उससे क्या होता है, उसे हर एक डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है, ठीक है, मतलब प्रॉपर थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है, और उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड उसके पास स्किल भी आ जाती है, मतलब वो मल्टी टैलेंटेड हो जाता है। तो ये भी हेल्प करता है एक तरीके से कंपनी की एम्प्लॉय की ग्रोथ करने में। जैसे आने वाले फ्यूचर टाइम में कंपनी को अर्जेंट में किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को संभाल सके, तो हर एक एम्प्लॉय के पास बेसिकली उस डिपार्टमेंट की नॉलेज होगी, क्योंकि वो हर एक डिपार्टमेंट पे घूम के आ चुके हैं, उन्हें हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी। तो आपको बताना है कि इंटरनल मोबिलिटी किसे कहते हैं और एक्सटर्नल मोबिलिटी किसे कहते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ जॉब चेंजेस, और आपको बताने हैं कि जॉब चेंजेस के कौन कौन से पर्पस होते हैं। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इंटरनल मोबिलिटी मीन्स मूविंग टू अ डिफरेंट जॉब विद इन द सेम कंपनी, मतलब सेम कंपनी के अंदर जब कोई एक एम्प्लॉय एक जॉब से दूसरी जॉब पे मूव ऑन कहता है तो उसे इंटरनल मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज क्लाइंबिंग अ लैडर और मूविंग अ साइड अवे टू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन अ सेम बिल्डिंग। जैसे एक बिल्डिंग है बेसिकली, ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर जैसे एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो रेंट पे रह रहा है, ठीक है, तो उसने एक रूम नंबर चेंज कर के, मतलब जिस भी रूम के अंदर वो रहता था पहले उसका रूम नंबर 102 था, उसे चेंज करके अब अपना जो रूम है वो 103 में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो वो एक ही कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हो गया ना, एक तरीके से डिपार्टमेंट एज्यूम कर लो, रूम ना एज्यूम करके। तो इसे हम बोलेंगे इंटरनल मोबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल मोबिलिटी के बारे में। एक्सटर्नल मोबिलिटी के अंदर लिखा हुआ है इट मीन्स लीविंग योर करंट कंपनी टू ज्वाइन अ डिफरेंट कंपनी फॉर अ न्यू जॉब, दिस इज लाइक मूविंग टू अ कम्प्लीटली न्यू बिल्डिंग, ठीक है। तो एक्सटर्नल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपनी करंट कंपनी को छोड़ के दूसरी नई कंपनी को ज्वाइन करना कि आपको नई जॉब मिल सके, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो बिल्डिंग वाला, अब आपने पूरी बिल्डिंग ही चेंज कर दी, आपने रूम नहीं चेंज करा, 102 से आप 103 में नहीं गए, आपने पूरी बिल्डिंग ही चेंज कर दी, तो वो हमारा आ जाएगा एक्सटर्नल मोबिलिटी के अंदर। द पर्पस ऑफ जॉब चेंजेस इज यूजली, अब जो एम्प्लॉय है वो एक कंपनी को चेंज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, जो अपनी जॉब है मेनली वो चेंज क्यों कर रहे हैं, क्या उसके कारण है, अब उनके बारे में बात करते हैं। ग्रो, गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्न न्यू स्किल और एडवांस योर करियर। सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ग्रो करना चाहता है मेनली, ठीक है, नई स्किल्स सीखना चाहता है, ठीक है, और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए अपने ऊपर, अपने करियर को एडवांस करना चाहता है, तो वो कर सकता है, ठीक है, जॉब के अंदर चेंजेस अपनी। अर्न मोर, एक कंपनी से उसे प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पा रही, वो चाहता है कि वो एक कंपनी के अंदर बेसिकली जैसे वो 1 लाख से अंडर कमा रहा है, बट उसे दूसरी कंपनी के अंदर उसी काम के लिए 1 लाख से प्लस सैलरी मिल रही है, तो वो उस कंपनी को छोड़ देगा ना। तो अगर वो ज़्यादा कमाना चाहता है तो ये भी हमारा रीज़न हो सकता है। तीसरा हमारा रीज़न है फाइंड अ बेटर फिट, ठीक है, मतलब आप जिस कंपनी में करंटली काम कर रहे हो ना, जैसे उसका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको दूसरी कंपनी में उससे ज़्यादा अच्छे लोग मिल रहे हैं, कंपनी के अंदर वर्किंग इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, मतलब अगर आपको उस कंपनी से अच्छी दूसरी और कंपनी मिल जाती है, उससे अच्छा मिल जाता है, तब भी आप अपनी जॉब है उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर देते हैं मेनली लोग। फोर्थ हमारा पॉइंट है न्यू चैलेंज। अब कुछ लोगों के मन में होता है कि यार हम कुछ नया ट्राई करें, ये चीज़ करते हुए तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो उसकी वजह से भी ये रीज़न हो जाता है बेसिकली एम्प्लॉयज़ का जॉब चेंज करने का, ठीक है। ट्राइंग समथिंग न्यू और डिफरेंट इफ़ यू आर बोर्ड और हैव लर्नड ऑल यू कैन, मतलब आप जो चीज़ पहले कर रहे हो ना उनसे आप बोर हो चुके हो, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, कुछ नई चीज़ें ट्राई करने के लिए मूव ऑन कर देते हो एक नई जॉब पे। आगे लिखा हुआ है बेटर लोकेशन, मूव फ्रॉम पर्सनल रीज़न। आप कभी कभार क्या होता है कि जैसे एक मेनली एम्प्लॉय है, उसकी जो कंपनी है वो हैदराबाद के अंदर है, ठीक है, बट उसका जो घर है वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, तो इतनी दूर से आना जाना उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। वही सेम सैलरी एक दिल्ली के अंदर कंपनी है,
वो उसे प्रोवाइड कर रही है एक अच्छे वर्किंग इन्वायरमेंट के साथ, तो वो तब भी चेंज कर लेगा। वो दिल्ली वाली कंपनी में जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे उसका घर भी है, उसे रोज़ इतना आना जाना नहीं करना पड़ेगा मेनली, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, मतलब ये हमारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारा एक एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब को चेंज करता है, मतलब मोबिलिटी करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो बेसिकली आपको बताना है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किसे कहते हैं, ठीक है, और आपको उसके मेरिट और डीमेरिट को भी डिस्कस करना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लर्निंग अ स्किल ट्रेड और क्राफ्ट, मतलब आपको नई स्किल को लर्न करना है, चाहे वो ट्रेड की हो या फिर क्राफ्ट की हो, ठीक है, किसी की भी हो सकती है, जैसे प्लम्बिंग की, कारपेंट्री की, इलेक्ट्रिशियन की, ठीक है, बाय वर्किंग डायरेक्टली विद एन एक्सपीरियंस्ड मास्टर, मतलब आपको नई स्किल को लर्न करना है, सीखना है एक एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ काम करके। यू लर्न बाय डूइंग, ठीक है, मतलब आप उस चीज़ को परफॉर्म करके सीखोगे। ऑन द एक्चुअल जॉब पे परफॉर्म करके, मतलब एक्चुअली आप मास्टर के साथ उस चीज़ को परफॉर्म करोगे और नई स्किल को सीखोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। और ये जो मेनली होता है ये एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। एंड यूजली गेट पेड वाइल यू लर्न, और मेनली इसमें जब हम नई स्किल को लर्न कर रहे होते हैं ना, तो जो मास्टर होता है, मतलब जिस एक्सपीरियंस बंदे के साथ हम काम कर रहे हैं, वो हमें उस चीज़ के लिए पे करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेरिट और डीमेरिट के बारे में। तो मेरिट में सबसे पहला पॉइंट है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, यू लर्न एग्जैक्टली व्हाट द जॉब नीड्स। तो आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप उसी काम को तो परफॉर्म कर रहे हो जो कि आपकी जॉब है, ठीक है, मतलब जो आपको फ्यूचर में परफॉर्म करना है। दूसरा है हमारा मेंटोरशिप, यू हैव अ डायरेक्ट गाइड टू टीच यू, मतलब आपके पास एक पर्सनल गाइड होता है जो कि आपको टीच करेगा अगर आप कोई भी गलती करते हो तो, ठीक है। हाई जॉब प्लेसमेंट ऑफन लीड डायरेक्टली टू अ जॉब, अब आपके पास सारी एक तरीके से स्किल आ गई तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है ना, ठीक है। डीप स्किल, यू बिकम अ ट्रू एक्सपर्ट इन योर फील्ड, और अगर आप एक एक्सपर्ट के द्वारा गाइड करे जा रहे हो और आप उस चीज़ की एक तरीके से रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे उस फील्ड के अंदर, ठीक है, उस स्किल के अंदर। अब बात करते हैं इसमें ना दो ट्रेनिंग के बारे में पूछा था, एक तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में, एक विस्टिब्यूअल ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। तो पहले हमने बात करी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में, उसके मेरिट के बारे में। अब पहले इसके डीमेरिट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद विस्टिब्यूअल ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है डीमेरिट में सबसे पहला है लॉन्ग ड्यूरेशन कैन बी टेक अ मैनी ईयर टू कंप्लीट। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें ना जो स्किल है वो ये नहीं है कि एक दो महीने में आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है, ठीक है। दूसरा है स्लो पेस, लर्न माइट बी टाइड टू द मास्टर शेड्यूल। अब जो लर्निंग का प्रोसेस है वो मेनली किस पर डिपेंड होता है, मास्टर पे डिपेंड होता है। जब वो आपको सिखाएगा तभी सीख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। लिमिटेड एक्सपोजर, यू माइट ओनली लर्न हाउ ऑन स्पेसिफिक मास्टर, मतलब इसमें ना आप बेसिकली डिपेंड होगे एक स्पेसिफिक मास्टर पे, क्योंकि जब वो चाहेगा वो आपको ऑपरेट करेगा, जब वो चाहेगा वो आपको ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। नो गारंटी ऑफ जॉब आफ्टर ट्रेनिंग, अब परमानेंट गारंटी भी नहीं है इसके अंदर कि आप इस स्किल में एक्सपर्ट हो गए तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी परमानेंट एक जॉब लगेगी ही, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं विस्टिब्यूअल ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग डन इन स्पेशल मोक और स्टिमुलेटेड वर्कप्लेस दैट लुक एंड फील्स लाइक अ रियल जॉब इन्वायरमेंट बट इज सेपरेट फ्रॉम द एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया। थिंक ऑफ फ्लाइट सिमुलेटर फॉर पायलट और मॉक किचन फॉर सेफ। तो विस्टिब्यूअल ट्रेनिंग का मतलब मेनली क्या होता है कि आप ना फेक जगह काम करके, मतलब देखने में तो वो उस जैसा ही लगेगा सारा इन्वायरमेंट, लेकिन वो आपका रियलिस्टिक इन्वायरमेंट नहीं होगा जहाँ पर आपको एक्चुअली काम करना है, ठीक है। वहाँ पर आप फेक इन्वायरमेंट में काम करके जो कि एकदम रियलिस्टिक जैसा लगता है, वहाँ पे ट्रेनिंग एक तरीके से लेना और नई स्किल को सीखना, तो उसे बोलते हैं हम विस्टिब्यूअल ट्रेनिंग। जैसे हमारा जो पायलट होते हैं, ठीक है,
जब उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है तो उन्हें ना डायरेक्ट प्लेन नहीं दिया जाता कि भाई लो प्लेन की चाबी और जाके उड़ा लो, ऐसे नहीं होता। उन्हें एक पहले फेक प्लेन के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है ताकि अगर वो कोई गलती करे ना तो उन्हें ऑपरेट करना आसान रहे और उन्हें भी कोई इंजरी ना हो, ठीक है। मतलब अगर कोई गलती होती है तो कुछ भी एक तरीके से दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर रियलिस्टिक, अगर उन्हें रियल एरोप्लेन के अंदर ही भेज दिया जाए और वो ट्रेनिंग फेस में अपने, ठीक है अभी, और अगर वहाँ पर उन्होंने कोई गलती होगी तो दिक्कत हो सकती है ना। तो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेरिट के बारे में, विस्टिब्यूअल ट्रेनिंग के मेरिट के बारे में। तो सबसे पहला है सेफ लर्निंग। आपको जो रियलिस्टिक वर्किंग इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करा जा रहा, आपको एक तरीके से फेक वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा जा रहा है, तो आप सेफ हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यू कैन मेक मिस्टेक विदाउट अफेक्टिंग अ रियल प्रोडक्शन, मतलब आप मिस्टेक भी कर दोगे ना तो रियल जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। फोकस्ड लर्निंग, नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, मतलब आप फोकस्ड रहोगे अपने काम को करने में, आपको इस बात का डर नहीं होगा कि नुकसान हो रहा है क्योंकि आपको पता है ये फेक है। एक्सपर्ट ट्रेनर, जो विस्टिब्यूअल ट्रेनिंग है उसमें जो मेनली जो ट्रेनिंग है एम्प्लॉयज़ को वो एक एक्सपर्ट ट्रेनर के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। प्रिपेयर फॉर रियल जॉब, ठीक है। तो अगर हम फेक में भी एक तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब फेक वर्किंग इन्वायरमेंट में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन वो रियलिस्टिक जैसा लगता है, तो हमारे अंदर ना एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है जो कि हमें रियल जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में। ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि रियलिस्टिक इन्वायरमेंट बनाना जो कि फेक है तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो सकता है, ठीक है। मे नोट बी परफेक्टली रियल, अब उसमें सारी चीज़ें रियल नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें फेक भी लग सकती है देखने में। सम रियल वर्ल्ड प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम माइट नॉट बी रिफ्लेक्टेड, मतलब सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करी जा सकती उसमें सेम एज रियल वर्किंग इन्वायरमेंट की तरह, ठीक है। एडजस्टमेंट पीरियड, एम्प्लॉय स्टिल नीड टू एडजस्ट फ्रॉम द फेक टू रियल, अब जो हमारे एम्प्लॉय है उन्हें एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि उन्हें फेक से रियल वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर जाना है, ठीक है। ट्रेनर कोर्स, स्किल ट्रेनर आर ऑफन हाईली पेड, मेनली ट्रेनर है हमारा उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज नॉट अ टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल बट इट डोनेट अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। एक्सप्लेन क्रिटिकली, तो आपको इस स्टेटमेंट को डिफाइन करते हुए एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट इज नॉट जस्ट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक, ठीक है, इट इज़ अ होल सिस्टम और फिलोसफी ऑफ मैनेजिंग। तो जो हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट है ना वो खाली एक परफॉर्मेंस को अप्रेज करने की टेक्निक नहीं है, वो एक होल सिस्टम है मैनेज करने को पूरी कंपनी को, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है जिनके थ्रू हम कह सकते हैं इस बात को, तो सबसे पहला हमारा फैक्टर है नॉट जस्ट अ टेस्ट, ठीक है। अ परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक इज लाइक अ स्पेसिफिक टूल, ठीक है, यूज्ड टू मेजर हाउ वेल समवन। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक है ना वो एक ऐसे टूल की तरह काम करती है जो कि हेल्प करता है कंपनी की कि किसी व्यक्ति ने, किसी इंडिविजुअल ने किसी चीज़ को कितना अच्छे से परफॉर्म करा है, ठीक है। जैसे हम उसे रेटिंग दे के बता सकते हैं, ठीक है। चेक लिस्ट के थ्रू जैसे नंबर दे सकते हैं हम उन्हें कि जैसे 10/9 आपके वर्क को हम नंबर देंगे, ठीक है। आपको रेटिंग अगर 5/4 देंगे, तो ऐसे करके हम एक तरीके से परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हैं। ये खाली एक टेक्निक नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम सामने वाले के काम को मेज़र कर सकते हैं कि उसने उस काम को कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करा है, ठीक है। और MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट इज़ जस्ट नॉट अबाउट गिविंग अ स्कोर, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि खाली स्कोर प्रोवाइड करना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो ये एक तरीके से प्रोसेस होता है स्टार्ट से लेके फिनिश तक, ठीक है। MBO इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, इसमें सबसे पहले गोल को सेट करा जाता है, ठीक है। उसके बाद उन गोल्स के टूवर्ड काम करा जाता है, ठीक है। प्रोग्रेस चेक करी जाती है रेगुलरली, ठीक है।
उसके बाद हम कंपेयर करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो गोल हमने सेट करे थे क्या वो हम मीट कर पाए, क्या वो गोल हम अचीव कर पाए। ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है फोकस ऑन द जर्नी नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। ठीक है। इट इज़ अबाउट अलाइगिंग इंडिविजुअल एफर्ट विद द कंपनी गोल, मतलब इंडिविजुअल को, किसी भी जो भी हमारा एम्प्लॉय है बेसिकली, उसे अपने एफर्ट्स कंपनी के टुवर्ड लगाते रहने हैं। ठीक है। मोटिवेट रखना है वो एम्प्लॉयज़ को, सभी को। ठीक है। गिव कॉन्टीन्यूस फीडबैक, हमेशा उनका एक तरीके से फीडबैक प्रोवाइड करना है थ्रू आउट द ईयर, हर एक ईयर में। ठीक है। नॉट जस्ट वन टाइम इवेल्युएशन। जो हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली क्या है कि इंडिविजुअल है जो भी हमारे, उन्हें अपना एफर्ट हमेशा लगाते रहना है। ठीक है। हमेशा एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना है, उनका फीडबैक प्रोवाइड करना है, और ये बारंबार होता रहेगा, मतलब एक तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि खाली एक बार कर दिया उसके बाद परफॉर्म होगा ही नहीं। ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो आप क्या समझते हो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से। व्हाई डू कंपनी फेवर स्टॉक ऑप्शन टू स्पर पीपल टू पीक परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉय इसका फेवर क्यों करती है, बेसिकली आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ कंपनी प्रोग्राम वेयर एम्प्लॉय गेट द राइट टू बाय द कंपनी शेयर एट फिक्स्ड यूजली लोअर। मतलब जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंपनी द्वारा चलाया गया है, जिसके द्वारा हर एक एम्प्लॉय के पास राइट होता है कि वो कंपनी के शेयर को बाय कर सकता है। ठीक है। प्राइस इन द फ्यूचर इट इज़ नॉट एन ओब्लिगेशन बट एन ऑप्शन। मतलब ये ओब्लिगेशन नहीं है कि कंपलसरी जो हमारे एम्प्लॉय है उन्हें परचेज ही करना है, उनकी ओब्लिगेशन नहीं है मेनली। ठीक है। उनका मन करे परचेज कर सकते हैं, उनका मन करे ना करे। ठीक है। मतलब फ्यूचर में कंपनी के जो शेयर है उनका जितना भी प्राइस होगा ना, वो उस प्राइस से कम में ही एम्प्लॉय को ऑफर करा जाता है शेयर। ठीक है। चलिए इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है own it mentally. Employees feel like owners. ठीक है। When the company does well, their share and their potential profit go up, so they are more motivated to the work harder and smarter. मतलब बेसिकली ये है जब हमारे जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो शेयर्स को परचेज करेंगे तो वो फील करेंगे कि जैसे वो कंपनी के ओनर है। ठीक है। कुछ परसेंट के कंपनी के ओनर है, तो वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, हमेशा मोटिवेट रहेंगे। ठीक है। अपने काम को हार्डर और स्मार्टर वे में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं अट्रैक्शन एंड रिटेंशन। इट इज़ अ पावरफुल वे टू अट्रैक्ट एंड कीप गुड टैलेंट स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री एज इट ऑफर पोटेंशियल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिवॉर्ड बियॉन्ड जस्ट सैलरी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका होता है एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा बेनिफिट होता है जो कि बियॉन्ड द सैलरी, मतलब सैलरी को छोड़ के एम्प्लॉय को दिया जाता है। मतलब शेयर यार कम अमाउंट में इशू कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना। मतलब एक तरीके से एम्प्लॉय को भी ओनरशिप मिल जाती है कंपनी के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कैश कंजर्वेशन फॉर स्टार्टअप और कंपनी विद लिमिटेड कैश। मतलब ऐसी कंपनी जिनके पास लिमिटेड अमाउंट में कैश है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कैसे। इट इज़ अ वे टू रिवॉर्ड एम्प्लॉय। मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। विदाउट अ लार्ज इमीडिएट कैश आउटफ्लो, बिना उन्हें कैश अमाउंट दिए। ठीक है। मतलब शेयर ऑफर कर देंगे कम अमाउंट में, जिससे कंपनी के पास इनडायरेक्टली क्या भी आएगा, कैश भी आएगा। ठीक है। और हमारे जो एम्प्लॉय है वो भी मोटिवेटेड रहेंगे और अट्रैक्टेड रहेंगे टुवर्ड द कंपनी। क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इफ़ अ सुपरवाइजर is aware that one of his employee has been under the influence of drugs which is affecting the employee's performance lately, should the supervisor take any action? Should the employee be paid before the disciplinary commit institute for to mend his way, or should the employee be given
time to mend his way as a supervisor, discuss the moral implication in this situation। तो इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि हमारा एक बेसिकली सुपरवाइज़र है जिसे पता चला है कि जो उसका एम्प्लॉय है ना वो ड्रग्स लेता है, ठीक है। तो जो हमारा सुपरवाइज़र है वो इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लेगा या फिर नहीं लेगा, वो आपको बताना है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे परफॉर्म करनी चाहिए वो भी आपको बतानी है, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। एज अ सुपरवाइज़र यू मस्ट एक्ट इमीडिएटली इफ़ यू सस्पेक्ट एन एम्प्लॉय इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग इफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है, अगर आप कंपनी के अंदर एक सुपरवाइज़र हो और आपको पता है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो मेनली ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अच्छे से एक्शन लेना है, ठीक है। सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना है, क्योंकि वो ओवरऑल जो आपकी कंपनी है ना उसकी ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा। आगे लिखा हुआ है मोरल इम्प्लीकेशन। अब इसके अंदर क्या क्या इम्प्लीकेशन आती है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। योर प्राइमरी ड्यूटी इज़ टू कीप द वर्क प्लेस सेफ फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग द इम्पेयर्ड एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। ये नहीं कि उस एम्प्लॉय की वजह से कंपनी के अंदर जो बाकी के एम्प्लॉय हैं ना उनकी हेल्थ को भी नुकसान पहुँचे, ठीक है। तो एक तो वहाँ पे सेफ्टी मेंटेन करके रखनी है। दूसरा जो हमारा एम्प्लॉय है मेनली, ठीक है, उसकी भी सेफ्टी करनी है जो हमारा ड्रग्स एडिक्टेड है, ठीक है। दूसरा है हमारा फेयरनेस। इट इज़ अनफेयर टू अदर एम्प्लॉय इफ़ वन इज़ नॉट परफॉर्मिंग एंड क्रिएट रिस्क, ठीक है। अब हमें फेयरनेस भी मेंटेन करके रखनी है, मतलब जो अगर हमारा एक एम्प्लॉय है वो अपने अच्छे से काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इससे दूसरे की भी जो भी हमारे कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमें उस चीज़ को भी मैनेज करना है। थर्ड हमारा पॉइंट है केयर। यू हैव अ मोरल ओब्लिगेशन टू हेल्प द एम्प्लॉय एज ड्रग यूज़ इज़ अ सीरियस इशू। तो तुम्हारे एक ओब्लिगेशन है, मतलब तुम्हारा एक कर्तव्य है जो कि तुम्हें निभाना होता है एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, और उसे बताना है कि जो हमारा ड्रग्स है ना वो मेनली काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मतलब ओवरऑल ना आप उसकी हेल्प कर सकते हो ड्रग्स से रिलीफ दिलाने में उसे, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट है कंपनी पॉलिसी। यू मस्ट फॉलो कंपनी रूल्स टू अवॉइड लीगल एथिक प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। तो तुम्हें मेनली क्या है, कंपनी को ध्यान में रखते हुए, मतलब कंपनीज़ की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उसकी हेल्प करनी है, उससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्हाट टू डू, मतलब जो हमारा सुपरवाइज़र है वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा। सबसे पहला है हमारा डू नॉट प्रेड और जस्ट वेट। मतलब उसे एकदम से ही सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं करनी, एकदम से ही कोई लीगल एक्शन नहीं लेना, ठीक है। उसे मतलब जो सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके एक एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म करनी है, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय है करंटली उसकी लाइफ में सारी चीज़ें गलत चल रही है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है फोकस ऑन परफॉर्मेंस। टॉक प्राइवेटली अबाउट हाउ देयर परफॉर्मेंस इज़ सफरिंग यूजिंग स्पेसिफिक एग्जांपल, ठीक है। तो हम जो हमारा सुपरवाइज़र है वो एक तरीके से एम्प्लॉय से प्राइवेटली टॉक कर सकता है, प्राइवेट जाके बातचीत कर सकता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, कि ये तुम मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ और जो भी तुम कंपनी के अंदर काम करते हो उस सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे जो हमारा सुपरवाइज़र है वो बात कर सकता है एम्प्लॉय से जाके, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है ऑफ़र हेल्प, ठीक है। तो भाई सुपरवाइज़र है तो हेल्प तो ऑफ़र करनी ही पड़ेगी ना। तो लिखा हुआ है रेफ़र दैम टू योर कंपनी एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम। तो उस एम्प्लॉय को तुम अपनी कंपनी के एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम में रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। EAP कॉन्फिडेंशियल सर्विस, ठीक है, दैट कैन हेल्प एम्प्लॉय विद पर्सनल प्रॉब्लम लाइक एडिक्शन। तो जो हमारा EAP है ना, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम,
ये एक तरीके से पर्सनल सर्विस होती है जो कि कंपनी के एम्प्लॉय की हेल्प करती है किसी पर्सनल इशू में या फिर पर्सनल प्रॉब्लम में, या फिर उसे किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया हो, ठीक है, मतलब लत लग गई हो। अगला हमारा पॉइंट है सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन। तो कंपनी को उस एम्प्लॉय के सामने उसकी जो ड्यूटीज़ है, क्या क्या उसे चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक है, क्या क्या उसे अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें रखनी चाहिए, जिससे कि उसे लगे कि हाँ भाई मुझे कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, जिसके लिए मुझे ये ड्रग्स छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारा एम्प्लॉय किसी भी प्रॉब्लम में आता है तो सुपरवाइज़र को उसकी हेल्प मेनली करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन आपको जैसे इसमें ड्रग्स के नाम से पूछा है, किसी और नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये केस स्टडी टाइप है, ये अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है आपको पेपर के अंदर। तो फाइनली अब हम लोगों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, आपको सबसे पहले ये नोट्स परचेज़ करना है, ठीक है, क्योंकि इनका जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया है बेसिकली आप लोगों के लिए ही। और यार 29 रुपीज़ में अगर कोई पेपर पास हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को वो ले लेना चाहिए, परचेज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। नोट्स को परचेज़ करके अपने प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे वे में अच्छे से तैयार होकर जाना है पेपर के लिए, ठीक है। कमेंट के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस पर जाके मैसेज कर सकते हो, नोट्स को ईजिली परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जिसे ये ही नहीं पता कि पेपर किस चीज़ का है। और वीडियो का फेवरेट पार्ट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरी इंस्टा आईडी है मिस्टर मोहित ठाकुर के नाम से, आप इसे जाके फॉलो कर सकते हैं क्योंकि न्यू वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन का अपडेट मैं यहाँ पर ही देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।